नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास के ऊपर हमारी चर्चा जारी है चौहान राजवंश के ऊपर। चौहान राजवंश के ऊपर हमारी चर्चा जारी है प्रमुख राजवंश के ऊपर, और प्रमुख राजवंशों में हमारी चर्चा जारी है सोहान राजवंश के ऊपर। स्वान राजवंश के ऊपर हमने पहले बात की थी स्वान अजमेर के स्वानों पर। अजमेर के स्वानों पर कल हमने बात की थी, और कल अजमेर के स्वानों को हमने समाप्त किया। अजमेर के स्वानों को हमने समाप्त किया, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बाकी थी, उसके बारे में बात करते हैं। आज हमने बात की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में मैंने बात की। उससे आगे हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज शासक। पृथ्वीराज के बाद सोहान वंश का शासक बनता है गोविंद। गोविंद राज बनता है। कौन बनता है? गोविंद राज बनता है। गोविंद राज बनता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के अधीन होता है। मोहम्मद गोरी के अधीन रहकर शासन करता है। तो ये जब गोविंद राज मोहम्मद गोरी के अधीन रहता है, तो उस टाइम पृथ्वीराज का एक भाई रहता है जिसका नाम हरिराज। हरिराज को ये पसंद नहीं है कि भाई गोविंद पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी जो किसकी अधीनता स्वीकार करता है, जो मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करता है, ये उसको अच्छा नहीं लगा। तो गोविंद राज एवं हरिराज के मध्य आपसी विवाद हो गया, और विवाद के कारण हरिराज ने गोविंद राज को शासन गद्दी से हटाकर स्वयं शासन बन गया, और मोहम्मद गोरी से लोहा लेने लगा। उसके बाद में हरिराज को हटाकर यहाँ का शासक बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। कुतुबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंद राज ने रणथंभौर पर अधिकार किया। और रणथंभौर पर अधिकार करके 1194 के अंदर रणथंभौर में सोहान वंश की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट था। पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, यानी सोहान वंश का अंतिम शासक भी कह सकते हैं, और अंतिम हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उससे आगे बात करें रणथंभौर के स्वान के बारे में, बात करते हैं कि रणथंभौर में स्वान वंश की स्थापना किस प्रकार हुई और कैसे हुई। अजमेर के स्वानों की आज समाप्त हो गई, और बात करते हैं रणथंभौर के स्वान। रणथंभौर के चौहान के अंदर महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है अमीर देव चौहान। लेकिन हम पहले सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की। तो पहले बात करते हैं गोविंद राज 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। कब की? 1194 में। किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। किसकी? ऐबक की सहायता से रणथंभौर पर अधिकार किया, और रणथंभौर पर अधिकार करके रणथंभौर में स्वान वंश की स्थापना की। तो गोविंद राज के बारे में बात करते हैं कि गोविंद राज ने जो रणथंभौर दुर्ग था, रणथंभौर दुर्ग का क्या करवाया? जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार यानी रणथंभौर दुर्ग की जो दीवार है टूटी फूटी थी, उस दीवार को क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया, यानी रणथंभौर दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार करवाया। और गोविंद राज की उपाधि थी जिसका नाम वेरी घाट। क्या था? वेरी घाट क्या है? उपाधि है। वेरी घाट उपाधि है। गोविंद राज की उपाधि है जिसका नाम क्या? वेरी घाट है। और इसका उपनाम से जाना जाता है जिसका नाम है, इसे रणथंभौर का
इसी रणथंभौर का आगेला राजा कहते हैं, आगेला राजा कहते हैं, आगेला राजा कहते हैं, आगेला रणथंभौर का आगेला शासक कहते हैं, आगेला शासक कहते हैं। रणथंभौर में स्वान वंश का प्रथम शासक, रणथंभौर में स्वान वंश का प्रथम शासक किसे कहते हैं? गोविंद राज को कहते हैं। तो गोविंद राज ने रणथंभौर में स्वान वंश की स्थापना की। रणथंभौर दुर्ग का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद में शासक आते हैं रणथंभौर में। कौन आते हैं? इसके बाद में आते हैं प्रहलाद। गोविंद राज के बाद में प्रहलाद आते हैं। कौन आते हैं? प्रहलाद आते। कौन आते? प्रहलाद आते। प्रहलाद के बाद आते हैं वीर नारायण। वीर नारायण के समय इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था। वीर नारायण के समय इल्तुतमिश दिल्ली का आक्रमण था, दिल्ली का शासक था, जिसने रणथंभौर पर क्या किया था? आक्रमण किया था, असफल आक्रमण किया था। और वीर नारायण की हत्या किसने की थी? वीर नारायण की हत्या भी किसने की थी? इल्तुतमिश ने पहली बार आक्रमण किया तो इल्तुतमिश को हार का सामना करना पड़ा, और दूसरी बार जब इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और वीर नारायण की क्या कर दी? हत्या कर दी। वीर नारायण की हत्या कर दी। वीर नारायण की हत्या कर दी तो रणथंभौर पर किसका अधिकार हो गया? इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। लेकिन इसके बाद में वीर नारायण के बाद में शासक आता है जिसका नाम है बाघभट्ट या वाघभट्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघभट्ट कहते हैं, बाघभट्ट या वाघभट्ट भी कहते हैं। इसने पुनः रणथंभौर में सोहन वंश की स्थापना की है। यानी स्वानों का रणथंभौर में स्वतंत्र स्वान शासक कौन था? स्वतंत्र सोहान शासक जिसका नाम वाघभट्ट पुणे रणथंभौर में सोहान वंश की स्थापना करता है। रणथंभौर में सोहान वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? सोहान वंश की स्थापना करता है। इससे पहले यानी स्वानों का प्रथम शासक जो मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करता है, उसका नाम प्रथम शासक जिसने मुसलमानों की अधीनता स्वीकार की, कौन था? गोविंद राज था। गोविंद राज के बाद में जो इसके जो रणथंभौर में शासक आए, वो शासक सब मुसलमानों के अधीन शासन करते थे। लेकिन इसका विरोध किसने किया? वीर नारायण ने किया। वीर नारायण के समय जब वीर नारायण ने इसका विरोध किया तो इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण किया। पहली बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी बार आक्रमण किया और वीर नारायण की हत्या कर दी। उसके बाद में वीर नारायण की वंशज आता है, उसका नाम है वाघभट्ट, और वाघभट्ट पुनः रणथंभौर में स्वान वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? रणथंभौर में स्वान वंश की पुनः स्थापना करता है। देखो वाघभट्ट के अंदर वाघभट्ट से अगला शासक आता है जिसका नाम है जत्र सिंह या जय सिंह। क्या है? जत्र सिंह या जय सिंह भी कहते हैं या जत्र सिंह भी कहते हैं। जत्र सिंह किसका पुत्र था? जत्र सिंह ने कुल 32 वर्ष शासन किया। कुल 32 वर्ष शासन किया। 32 वर्ष शासन किया। इसके कारण इसकी उपलब्धि के कारण हमीर ने 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की क्या बनवाई? छतरी बनवाई। किसके लिए बनाई? हमीर के पिताजी जिसका नाम था जत्र सिंह ने अपने जीवन काल में कुल 32 वर्ष तक शासन किया। इसकी खुशी में जत्र सिंह के पुत्र हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहते थे। क्या कहती है? न्याय की छतरी कहती है। न्याय की छतरी कैसी? क्योंकि इसी स्थान पर हमीर जनता का न्याय करता था। जनता का क्या करता था? न्याय करता था। इस कारण इसे कहते हैं 32 खंभों की छतरी कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं। अब जत्र सिंह के बारे में इतना ही है। उससे आगे
बात करते हैं हथीले शासक, इतिहास का हथीला शासक जिसका नाम है हमीर हठ। हमीर हठ इतिहास का हथीला शासक जिसका नाम है हमीर हठ। हमीर हठ तिरिया तेल सड़े न दूजी बार। हमीर हठ तिरिया तेल सड़े न दूजी बार। तो इतिहास के हठी शासक जिसका नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में बात करते हैं। पहले हमीर देव चौहान का सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं हम हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान, देव चौहान, हमीर देव चौहान का शासनकाल 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक, 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। सामान्य परिचय के बारे में बात करते तो पिताजी का नाम जैत्र सिंह या जय सिंबा जैत्र सिंह और माता का नाम हीरो देवी। पत्नी का नाम रंगा देवी। पुत्री का नाम पद्मला या देवल देवी, कहीं पर देवल देवी देखने को मिलता है, पद्मला, और कई स्थान पर देवल देवी देखने को मिलता है। उसके बाद में घोड़ा देखने को मिलता है, बादल और एक अन्य नाम है फ्रोदी। बादल एवं फ्रोदी। गुरु का नाम राघव देव। गुरु का नाम राघव देव। आश्रित कवि था जिसका नाम आश्रित कवि जिसका नाम था विद्यादित्य, जिसने क्या करवाया था? जिसने करवाया था 9 कोटि यज्ञ करवाया था। 9 कोटि जिसने 9 कोटि यज्ञ करवाया। इंपोर्टेंट है कि किस शासक ने 9 कोटि यज्ञ करवाया था? तो हमीर देव चौहान ने करवाया था। उस टाइम उसका पुरोहित कौन था? पुरोहित था विद्यादित्य ने 9 कोटि यज्ञ करवाया। उसके बाद में हमीर देव चौहान ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था श्रृंगार हार। हमीर ने क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? श्रृंगार हार। अमीर ने एक ग्रंथ लिखा था श्रृंगार हार। चौहानों की कुलदेवी किसे कहते हैं? यानी जो रणथंभौर के स्वान है, इस स्वान वंश की कुलदेवी, रणथंभौर में स्वान वंश की कुलदेवी किसे कहते हैं? शाकंभरी माता। रणथंभौर में स्वान वंश की, देखो अजमेर में स्वान वंश की भी माता है शाकंभरी माता, और जालोर में भी रणथंभौर में भी स्वान वंश की स्वान वंश की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता है। तो यहाँ थी हमीर देव चौहान के बारे में सामान्य परिचय के बारे में कि हमीर देव चौहान के पिताजी का नाम जैत्र सिंह था, माता का नाम हीरो देवी, पत्नी का नाम रंगा देवी और पुत्री का नाम पद्मला या देवल देवी। घोड़ा बादल या फरोदी। गुरु राघव देव। आश्रित कवि था जिसका नाम था विद्यादित्य, जिसने 9 कोटि यज्ञ करवाया, और एक ग्रंथ है हमीर देव चौहान ने लिखा जिसका नाम है श्रृंगार हार। अब हमीर देव चौहान से संबंधित जो ग्रंथ है जो हमीर देव चौहान के बारे इतिहास की जानकारी देती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्रंथ है जानकारी के स्रोत। यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हो हेडिंग में कि अमीर के जानकारी के स्रोत के बारे में बात करते हैं कि अमीर के जानकारी के स्रोत जिसके अंदर जो पहला मिलता है उसका नाम है अमीर महाकाव्य। महा यानी बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन है? अमीर महाकाव्य यानी बड़ा कौन है? बड़ा चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। तो नयन चंद्र सूरी। अमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी। कैसे याद रखना है कि महान यानी बड़ा कौन है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्र सबसे बड़ा है। चंद्र यानी चंद्रमा सबसे बड़ा है।
उसके बाद आता है अमीर हठ, अमीर हठ। उसके बाद आता है अमीर हठ। हठ किसने की थी? हठ चंद्रशेखर ने की थी। भारत को आजाद कराने के लिए किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। तो हठ की रचना, अमीर हठ की रचना किसने की? चंद्रशेखर ने की थी। चंद्रशेखर ने की, चंद्रशेखर ने की। तो कैसे याद रखना है कि आजादी को प्राप्त करने के लिए हट किसने की थी? आजादी को प्राप्त करने के लिए हट किसने की थी? तो हट की थी चंद्रशेखर आजाद जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने। तो यहाँ पर हट का मतलब, यहाँ अमीर हट की रचना की किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने। किसने की? हट, हट, अमीर हट चंद्रशेखर, अमीर हट चंद्रशेखर। आजादी को प्राप्त करने के लिए किसने हट की थी? तो चंद्रशेखर ने की थी। तो हट शब्द आता ही चंद्रशेखर। उसके बाद आता है अमीर रासो, अमीर रासो, अमीर रासो। एक अमीर रासो लिखा गया था 13वीं शताब्दी में और एक लिखा गया था 18वीं शताब्दी में। जो 13वीं शताब्दी में जो अमीर रासो लिखा गया उसकी रचना की थी रासो, सा से सारंगधर, सा से सारंगधर। किसने की थी? सारंगधर ने की थी। सारंगधर ने जो ये 13वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया था। 13वीं शताब्दी के अंदर, शताब्दी के अंदर, 13वीं सदी के अंदर लिखा गया, 13वीं सदी के अंदर लिखा गया था। और उसके बाद में अमीर रासो जिसकी रचना किसने की थी? और जोधराज ने की थी। जोधराज नहीं, सारंगधर ने की, और जोधराज ने एक और जोधराज ने की। जोधराज ने कब की? 18वीं सदी में अमीर रासो की रचना की। 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में एक जोधराज ने अमीर रासो की रचना की। और एक 13वीं सदी में रचना की किसने की थी? सारंगधर ने की थी। और उसके बाद में आता हमीर प्रबंधन जिसकी रचना की थी कैलाश अमृत ने। अमीर प्रबंधन की रचना किसने की थी? कैलाश अमृत ने। उसके बाद आता हमीरायण की रचना किसने की थी? हमीरायण की रचना की थी भाउंड व्यास ने। तो अमीर से संबंधित जो जानकारी देने वाले ग्रंथ है, उसका नाम है, पहला है अमीर महाकाव्य जिसकी रचना नयन चंद्र सूरी ने की थी। उसके बाद आता अमीर हट की रचना की थी चंद्रशेखर ने। उसके बाद आता अमीर रासो दो थे अमीर रासो। प्रथम जो अमीर रासो है जो 13वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया, और दूसरा अमीर रासो जोधराज ने लिखा जो 18वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया है अमीर रासो। उसके बाद में आता अमीर प्रबंधन जिसकी रचना कैलाश अमृत ने की थी। उसके बाद आता हमीरायण। उसके बाद में आता हमीरायण, और हमीरायण की रचना की थी भाऊ व्यास ने की थी। और एक ग्रंथ है जो हमीर से संबंधित है, लेकिन ये वाला हमीर नहीं है, हमीर दूसरा है। हमीर दूसरा कौन सा? हमीर मेवाड़ वाला हमीर है। यहाँ से मिटा देता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। नोट लगा के मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप नोट लगा कर लिखो, जिसका नाम है हमीर मर्दन जिसकी रचना जय सिंह सूरी ने की थी। किसने की थी? जय सिंह सूरी ने की थी। किसने की थी? जय सिंह सूरी ने की थी। ये हमीर जो राणा हमीर था ना, महाराणा हमीर था ना, महाराणा हमीर से संबंधित है। महाराणा हमीर से संबंधित जानकारी देता है, तो नोट लगा के लिख देना, इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर स्वर्ण के बारे में जानकारी नहीं देता है? उसके अंदर एक दिया होगा जिसका नाम है हमीर मर्दन, जिसकी रचना की थी जय सिंह सूरी ने।
और इसका संबंध है महाराणा हमीर से। महाराणा हमीर से जो सोहान वंश के शासक नहीं थे। महाराणा हमीर जो सिसोदिया वंश के शासक थे, तो सिसोदिया वंश यानी मेवाड़ के जो शासक थे उससे संबंधित ये जानकारी देता है, उससे संबंधित ये जानकारी देता है। अब आगे बात करते हैं हम हमीर के। अब आगे बात करते हैं हम हमीर के। पहले हम हमीर की स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में हम हमीर की युद्धों के ऊपर आएगी, उसके बाद हम हमीर की युद्धों के ऊपर आएगी। स्थापत्य कला के बारे में पहले बात करते हैं। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में हमीर ने क्या क्या बनवाया। स्थापत्य कला के बारे में जानकारी लेती है कि हमीर ने क्या बनवाया। एक तो हमीर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। छतरी का निर्माण करवाए। 32 खंभों की छतरी किसकी याद में लिखे तो जैत्र सिंह जो हमीर का पिताजी था। क्या था हमीर का पिताजी, जिसने 32 वर्ष तक शासन किया। इसकी खुशी के अंदर क्या निर्माण किसने करवाया? हमीर चौहान ने करवाया। इसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहती है। न्याय की छतरी कैसे है? छतरी कैसे? क्योंकि इसी स्थान पर हमीर जनता का न्याय करता था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। इसी स्थान पर बैठ के हमीर जनता की सुनवाई करता था और जनता के बीच में न्याय करता था। इस कारण इसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। रणथंभौर के अंदर है ये जो 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर है। जैत्र सिंह की याद में बनवाई। किसने बनवाई? अमीरदेव चौहान ने बनवाई और न्याय की छतरी कहते हैं। उससे आगे है पद्मला तालाब का निर्माण हमीर ने करवाया। क्यों करवाया? अपनी पुत्री के लिए। पुत्री का नाम क्या था? देवलदी या पद्मला भी था। इससे आगे हम बात करें कि जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, जब साका होता है, उस टाइम देवलदी इसी तालाब में कूदकर क्या करती है? जोहर करती है, यानी जल जोहर करती है। बात करेंगे आगे। उससे आगे हम बात करते हैं ये तो जो दो ही पॉइंट थे हमीर के जो स्थापत्य कला के बारे में। उससे आगे हम बात करते हैं हमीर के जो समकालीन शासक थे। उस शासकों के बारे में हम बात कर रही है। हमीर के समकालीन शासक कौन कौन थे, उस शासकों के बारे में हम बात करते हैं। हमीर के जो संबंधित शासक थे उस शासकों से समकालीन बात करते हैं। तो हमीर देव चौहान समकालीन शासक कौन कौन थे? शासक कौन कौन थे उसके बारे में हम बात करते हैं। हमीरदेव चौहान के समकालीन शासक। हमीरदेव चौहान के समकालीन शासक के बारे में बात करें तो देखते हैं सर्वप्रथम पहले देखते हैं दिल्ली के अंदर कौन थे। दिल्ली के अंदर पहला शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आता है। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी आता है। उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मेवाड़ के अंदर आता है जिसका नाम है समर सिंह। यहाँ पर देखिए मेवाड़ के अंदर शासक आता है समर सिंह। कौन आता है? समर सिंह आता है। आबू के अंदर देखे, मेवाड़ के ऊपर ही पड़ता है सिरू के अंदर। आबू के अंदर देखे तो आबू के अंदर आता है भोजराज परमार आता है। भोजराज परमार आता है। कौन आता है? भोजराज परमार। तो हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे। कुल कितने युद्ध लड़े थे? हमीरदेव रासो के अनुसार हमीरदेव रासो है, इसकी रचना जोधराज ने की। इसके अनुसार ये पता चलता है कि हमीर ने अपने जीवन में कुछ 16 युद्ध लड़े और 17 युद्ध लड़े
और 16 युद्धों में अमीर को क्या हुई, विजय प्राप्त हुई। लेकिन 17वां युद्ध में अमीर को क्या, हार का मुंह देखना पड़ा। तो अमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में क्या की, विजय प्राप्त की। उसके आगे बात करती है दिल्ली के जो ये शासक थे रणथंभौर, यहाँ पर पड़ता है रणथंभौर। तो मेवाड़ के शासकों को हमीरदेव स्वान ने मेवाड़ के शासकों जिसका नाम था समर सिंह को भी आपसी विवाद के कारण समर सिंह को पराजित किया। उसके बाद में भोजराज जो अबुक का शासक था उसको भी पराजित कर दिया। अब बारी आती है यहाँ पर दिल्ली के शासक जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था जो उसकी यहाँ किस पर थी, रणथंभौर दुर्ग पर थी। अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी व अमीर का संघर्ष। अमीर का संबंध या संघर्ष एक ही होता है। जलालुद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह रणथंभौर पर उसकी आंख थी और रणथंभौर को वो हथियाना चाहता था। रणथंभौर पर उसकी आंख थी और रणथंभौर को हथियाना चाहता था, क्योंकि रणथंभौर ऐसा दुर्ग था जो चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था। यहाँ भी पहाड़ी थी, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा कि रणथंभौर दुर्ग एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। कैसा है, एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। बाकी सब दुर्ग क्या है, नंगे है। बाकी सब दुर्ग नंगे है, क्योंकि ये दुर्ग चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है और इस पहाड़ी के ऊपर दीवार बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ से भी देखे तो यहाँ पे दुर्ग दिखाई देता है, यहाँ पे भी दुर्ग, मतलब चारों तरफ दीवारें बनी हुई है। और इस दुर्ग के अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, सुगम्य मार्ग कोई नहीं था। और इस दुर्ग पर जाने के लिए एक यहाँ पर दुर्ग बना हुआ था जिसका नाम था झाइन दुर्ग। एक दुर्ग था जाने के लिए सुगम्य, एक दुर्ग था। और इसके चारों तरफ क्या थी, पहाड़ियां थी। तो जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था और जाना पड़ता था। अगर दुर्ग के अंदर जाना पड़ता था तो इसी दुर्ग के अंदर झाइन दुर्ग के अंदर प्रवेश करके हम अमीर तक पहुंच सकते थे। इस दुर्ग के मध्य लगभग 13-14 किलोमीटर की क्या थी, दूरी थी। तो अमीर ऐसे दुर्ग को जो जलालुद्दीन खिलजी था ऐसे दुर्ग को प्राप्त करना चाहता था। और ये रणथंभौर सामरिक की दृष्टि से और ये देखो गुजरात और दिल्ली के मार्ग के बीच में पड़ता था। तो अमीर भी जो अलाउद्दीन खिलजी भी इसके ऊपर आक्रमण करना चाहता था कि जब भी मैं गुजरात पर आक्रमण करूं, और जब भी ये गुजरात पर आक्रमण करते थे तो इसके यहाँ पर जो अमीर के सेनापति, जो अमीर के सैनिक थे, इसको बार बार तंग करते थे। इसके लिए जलालुद्दीन खिलजी चाहता था कि जब हम रणथंभौर के ऊपर अधिकार कर लेंगे तो रणथंभौर दुर्ग हमारा हो जाएगा और हम अच्छी तरह से गुजरात में और दिल्ली में आना जाना हमारा सफल हो जाएगा। इस कारण इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अमीर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार आक्रमण किया 1290 के अंदर आक्रमण किया। 6-7 महीने तक इस दुर्ग की घेराबंदी की, लेकिन इस दुर्ग की सैन्य व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि 6-7 महीने के बाद भी इस दुर्ग को ये जीत नहीं पाया और असफल होकर वापस चला गया। और दूसरी बार ये 1992 के अंदर आया, तब इसने झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और झाइन दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। उस टाइम झाइन दुर्ग का जो सेनापति था यानी रणथंभौर यानी अमीर का जो सेनापति था झाइन दुर्ग के अंदर जो रखा गया था, जिसका नाम था गुरुदास सैनी। कौन था? गुरुदास सैनी के नेतृत्व में जलालुद्दीन खिलजी एवं गुरुदास सैनी के मध्य क्या हुआ? भयंकर युद्ध हुआ, जिसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी की क्या हार हुई, बुरी तरह जलालुद्दीन खिलजी की हार हुई। और जलालुद्दीन खिलजी ने
हारती हुई एक कोटेशन का इस दुर्ग के बारे में कहा। जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूं। जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत नहीं पाया तो इसने कहा कि मैं ऐसे, यानी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूं। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि लामबड़ी को क्या अंगूर खट्टी लगती है, जब लामबड़ी अंगूर के पास नहीं पहुंची तो वो क्या कहती है कि अंगूर क्या है, अंगूर खट्टी है। तो उसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी को भी ये मैसेज, जलालुद्दीन खिलजी का भी हाल उस लोमड़ी की तरह हो गया। और बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूं। तो यहां से जब ये हार के वापिस जाता है और वापिस जाता है तो इसका एक सेनापति था पहले, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी कैसे भी करके दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी कैसे भी करके दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिससे विवाह करके ये उसका दामाद बन गया। और कुछ ही वर्षों के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद वह स्वयं शासक बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमीर पर आक्रमण किया उसके बारे में हम आप बात करते हैं। क्यों किया? पहला कारण के बारे में बात करते हैं कि जलालुद्दीन ने आक्रमण किया। उसके बारे में हमने बात की कि जलालुद्दीन ने कब आक्रमण किया। पहला आक्रमण हुआ 1990 के अंदर। असफल 6 महीने तक आक्रमण रहा। 6 महीने तक दुर्ग का घेरा हुआ, लेकिन दुर्ग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बाद में 1252 के अंदर जब आक्रमण किया तो अमीर का जिस टाइम सेनापति था जिसका नाम था गुरुदास ने बहुत बुरी तरह से जलालुद्दीन खिलजी को हराया। और जलालुद्दीन खिलजी ने हारते हुए कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूं। पहले हम यहाँ तक लिख देते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य संबंध। पहला आक्रमण कब हुआ? जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1992 के अंदर हुआ, 1990 के अंदर हुआ। और दूसरा आक्रमण कब हुआ? दूसरा आक्रमण हुआ 1252 के अंदर था। इसके अंदर वर्सेज यूज होता है जलालुद्दीन, मैं शॉर्टकट में जेके लिख रहा हूं। वर्सेज अमीर का सेनापति था जिसका नाम था गुरु, यहाँ पर लिखता हमीर। और अमीर देव का सेनापति था जिसका नाम क्या था? अमीर देव का सेनापति था जिसका नाम था सेनापति जिसका नाम था अमीर देव का सेनापति था जिसका नाम था गुरुदास सैनी था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी गुरुदास सैनी की। किस दुर्ग पर? हमें जिस टाइम ये रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया था, सिर्फ जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया था। जाइन दुर्ग इंपॉर्टेंट है। जाइन दुर्ग जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। उसके बाद में जो जलालुद्दीन ने कोटेशन कहा वो आपको पता ही होगा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूं। और इस दुर्ग के बारे में, यानी रणथंभौर के दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने भी कहा था कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे है। और जलालुद्दीन की हत्या कर दी। जलालुद्दीन की हत्या 1200 सिन्नू के अंदर किसने की? 1200 सिन्नू के अंदर हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? एक के ने, जिसे मैं शॉर्ट में एक के लिखता हूं। एक के ने हत्या कर दी। तो अब जलालुद्दीन खिलजी का तो काम तमाम हो गया। अब हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या रामायण थी उसके बारे में हम बात करते थे
क्या विवाद था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1299 के अंदर दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करेंगे हम एक एक के बारे में। एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी व अमीर के मध्य संबंध। अमीर के मध्य संबंध के बारे में बात करते हैं। क्या रहा कारण? पहला कारण तो ये देखे तो पहले कारणों के बारे में बात करें। कारण क्या था? तो पहला कारण था अमीर भी ये क्या था? मैसवाकांक्षी शासक था। वह एक भी क्या था? दोनों की अमीर व एक दोनों की क्या थी? महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे। दो शासकों की महत्वाकांक्षा थी कि अमीर चाहता था कि मैं दिल्ली पर अधिकार करूं और ये चाहता था रणथंभौर दिल्ली का आक्रमण करूं। इस कारण दोनों के मध्य विवाद। और एक देखने को मिलता है इसका जो विद्रोही था जिसका एक मंगोली विद्रोही था। मंगोल विद्रोही कैसे, इसके बारे में बात करेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात को जीतकर यानी गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात का धन लूटकर जब ये गुजरात से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो बीच में जब ये धन लूट कर जा रहे थे तो सैनिक जब धन लूट कर गुजरात की तरफ दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो जब शाम का टाइम था, क्या था? शाम का टाइम था और ये सैनिक थकी हुई थी और इस स्थान पर रुक गई। सैनिक जालोर के अंदर रुक गई। जालोर के अंदर रुक गई सैनिक। तो सैनिकों के पास बहुत धन था। तो उसके अंदर एक सैनिक था जिसका नाम था, दो सेनापति थे जिसका नाम था मुहम्मद शाह और कैबरू। मुहम्मद शाह और एक कैबरू था। कैबरू कौन है? कैबरू और मुहम्मद शाह क्या है? कैबरू और मुहम्मद शाह आपस में भाई है। तो इस स्थान पर इस दोनों ने ऐसी योजना बनाई कि हम ये जो धन प्राप्त हुआ ये हम धन ले जाकर हम ये दिल्ली छोड़कर यानी ये जालोर छोड़कर ये भारत छोड़कर हम अपने देश में चले जाते हैं। इसकी ऐसी योजना बनाई। जब इस योजना का पता अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मेरे ही सैनिक मेरे साथ विद्रोह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे ही साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसा पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। जब अलाउद्दीन खिलजी जालौर आते हैं तो ये दोनों भागकर अमीर के शरण में चले जाते हैं। और अमीर को कहते हैं कि हम आपके शरण में आए और आप हमारी अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा करना। तो अमीर ने कहा कि जरूर मैं आपकी रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। तो अमीर ने हट पकड़ ली कि मैं इसकी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। एक दूसरा कारण ये था कि मंगोल विद्रोही जिसका नाम क्या था? मुहम्मद शाह और कैबरू। मुहम्मद शाह कैबरू को शरण देना। मुहम्मद शाह और कैबरू को क्या देना? शरण देना। कैबरू को चरण देना। कहा कि हमीर ऐसा मत कर। अमीर तू ऐसा मत कर। जो ये सैनिक है ये सैनिक मुझे दे दे। ये जो मेरे सैनिक है ये मुझे दे दे। तो अमीर ने कहा, अमीर ने हट पकड़ ली कि मैं राजपूताना की यही खास बात होती है कि वो जब किसी को अपनी शरण में लेते हैं तो उसको आसानी से छोड़ते नहीं है, चाहे उसके लिए अपनी प्राण की यानी जान की बाजी भी क्यों नहीं लगानी पड़े। तो अमीर ने भी ऐसा किया कि हमारे राजपूत की खास परंपरा है कि हमारे शरण में जो आया हमारा दुश्मन भी क्यों नहीं आया उसका हमें बाल भी बाका नहीं करने देते हैं। तो ऐसा कहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। दूसरा कारण। और तीसरा कारण देखने को मिलता है और जिसकी व्याख्या कौन करता?
हमीरहट करता है, यानी हमीरहट के अंदर ये भी बताया गया है, हमीरहट के अंदर ये भी बताया है कि हमीरहट जिसकी रचना चंद्रशेखर ने की थी। इसके अंदर बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जिसकी पत्नी का नाम, अलाउद्दीन खिलजी जिसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना मराठा बेगम थी। क्या थी? मराठा बेगम थी। और इसके साथ मोहम्मद शाह का क्या था? प्रेम था। मोहम्मद शाह का इसके साथ क्या था? प्रेम था। तो इस कारण भी मोहम्मद शाह यहाँ से चला गया। मोहम्मद शाह जब इस दोनों के प्रेम को पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पकड़ने का कहा। किसको पकड़ने को कहा? मोहम्मद शाह को कहा। किसको कहा? मोहम्मद शाह को कहा। तो मोहम्मद शाह यहाँ दिल्ली से भागकर कहां पर आ गया? मोहम्मद शाह यही वाला मोहम्मद शाह। एक कारण ये कौन कहता है? ये कहता है अमीर माँ का भी कहता है कि मोहम्मद शाह जो गुजरात से लूटा हुआ धन लेकर आया था, और जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि ये धन ले जा रहा है तो इस कारण इस पर आक्रमण करना चाहता था। तो ये अलाउद्दीन जो मोहम्मद शाह आ गया रणथंभौर में। और दूसरा कारण ये भी देखने को मिलता है कि एक ही पत्नी थी जिसका नाम था सिमना बेगम, और सिमना बेगम और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य आपसी संबंध हो रहे थे। इस संबंध के कारण, इस संबंध का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को पड़ा तो अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया। और आग बबूला हो जाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को बुलाया। तो मोहम्मद शाह को पता चला कि अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास जाऊंगा तो अलाउद्दीन खिलजी मुझे नस्ते नाबूद कर देगा। इस कारण ये दिल्ली छोड़कर रणथंभौर में अमीर के पास चले आते हैं। इस कारण ये हमें 3 कारण देखने को मिलते हैं। और कल हम इस युद्ध के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम युद्ध के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज क्लास बहुत लंबी हो गई है। ये 3 कारणों के बारे में, ये कारण था। अब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करेंगे, उस आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद।